Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss a very important previous questions of March 2023, shift 1. So today I'm going to start from part 5. So in the previous sessions, we have completed part 4. So many questions we have covered in the previous sessions and today I'm going to start. Question is, which of the following statements are true? आपको बताने में से कौन से statement सही है? वेदा इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक। जो वेदा है वो किसी एक पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए वेदा जो है इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक। वो एक संस्कृत वैदिक संस्कृत की उसमें कंपोज हुआ है, रिलीजियस टेक्स्ट है आपके, जो कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं संस्कृत की ओल्डेस्ट लिटरेचर है, ओल्डेस्ट लेयर ऑफ द संस्कृत लिटरेचर एंड ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो हमारे 4 तरह के वेदास होते हैं, विच इज ऋग्वेदा, याजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी इसकी, द हिम्स ऑफ ऋग वेदा कंपोज इन द प्रेज ऑफ गॉड। बताना था ये सही है कि नहीं है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो आपका ऋग वेदा है वो ऑलरेडी कलेक्शन है किसका, वैदिक संस्कृत हिम्स का, जो कि काउंटेड किए जाते हैं अमंग द सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट, जिसको हम वेदास बोलते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा कहलाता है आपका ऋग वेदा। और जो स्कॉलर्स थे वो कहते थे कि ये फाउंडेशनल और ओल्डेस्ट लेयर है संस्कृत लिटरेचर की। जो आपका ऋग वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदास माना जाता है संस्कृत लिटरेचर का। जो आपके ऋग वेदा हैं वो कंटेन करते हैं 1028 वैदिक संस्कृत हिम्स एंड 10,600 वर्सेस, जो कि ऑलरेडी 10 बुक्स के अंदर पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो 10 बुक्स को ऑर्गेनाइज किया गया उनको मंडलास कहते हैं। इसलिए जो एक बुक है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और जो उसका एक मतलब ग्रुप्स के जो हिम्स में डिवाइडेड है, जो एक हिम कहलाता है वो कहलाता है सीरीज ऑफ वर्सेस। इसलिए जो हमारा हिम्स कहलाता है ऋग्वेदा का, वो प्राइमरी कंपोज किया जाता है इन द प्रेज ऑफ वैदिक एंटाइटीज, या फिर हम इन द प्रेज ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। तो इसलिए आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसमें दी गई थी, जो आपकी वैदिक टीचिंग्स हैं वो बिलोंग करती हैं आपकी कर्मा मार्ग पर। ये आपको बताना था कि सही है या गलत है। ये भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो आपकी वेदास हैं, इसे हमने देख पढ़ा अभी कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स है हिंदुइज्म की, और ये कहीं ना कहीं हिंदू फिलोसफी का भी फाउंडेशन कहा जाता है। तो जो वेदास है टीच दैट देयर आर 4 पाथ ऑफ साल्वेशन, मोक्ष के 4 पाथ हैं, कर्मा मार्ग, जन्ना मार्ग, भक्ति मार्ग, राजमार्ग। जो आपका कर्मा मार्ग है दैट मीन्स आप क्या कर्म कर रहे हो, ठीक है, इज द पाथ ऑफ एक्शन। और ये आपको क्या सिखाता है कि आप कैसे सैल्वेशन को अचीव करेंगे बिना किसी खुदगर्जी के, बिना सिर्फ एक सेल्फलेस सर्विस आप देंगे अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए, फॉलोइंग वंस धर्म और ड्यूटी। तो वैदिक टीचिंग आपको क्या करती है, कहीं ना कहीं बिलोंग करती है कंप्लीटली कर्मा मार्ग से। नेक्स्ट था इसका उपनिषद। उपनिषद क्या कहलाता है, वेदांता कहलाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि उपनिषद जो होते हैं वो ऑलरेडी कलेक्शन होता है बहुत सारे फिलोसफिकल टेक्स्ट का, ये हम कह सकते हैं कल्मिनेशन ऑफ द वेदास। तो जो आपका जो वर्ड उपनिषद था उसका मतलब क्या होता है कि पास बैठना अपने टीचर के और उनके इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना। उपनिषद कंसर्न होते हैं विद द नेचर ऑफ रियलिटी, सोल, और किस तरह का रिलेशनशिप है एक इंडिविजुअल का और एक गॉड के साथ इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है। उपनिषद उस चीज को कंसर्न करते हैं, इसलिए इसको वेदांता कहा जाता है और ये एंड ऑफ द वेदास कहलाया जाता है। लेकिन जो इसमें लास्ट स्टेटमेंट था आपका, विच इज वेदांता इज द लास्ट पार्ट ऑफ याजुर्वेदा, ये आपका फॉल्स है। क्योंकि जो याजुर्वेदा है वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम कहते हैं शुक्ला याजुर्वेदा एंड कृष्ण याजुर्वेदा। जो आपका शुक्ला याजुर्वेदा है वो सबसे पुराना वाला है, ओल्डर ऑफ द टू, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसका तो क्या है, हिम्स है, सेक्रिफिशियल फॉर्मूलाज है। जो आपका कृष्ण याजुर्वेदा है वो सबसे यंगेस्ट है, और ये कंपोज करता है हिम्स में सेक्रिफिशियल फॉर्मूलाज पर, प्रोज एक्सप्लेनेशंस को करता है ये। तो जो वेदांता है वो लास्ट पार्ट नहीं है याजुर्वेदा का। याजुर्वेदा ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज कृष्ण याजुर्वेदा एंड शुक्ला याजुर्वेदा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, विच इज ए बी सी एंड डी, क्योंकि हमारा जो लास्ट ऑप्शन था वेदांता जो लास्ट पार्ट नहीं है याजुर्वेदा का, ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके ए बी सी एंड डी ऑप्शन जो होंगे वो आपके करेक्ट होंगे। सो इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिलेशन टू वैल्यूज। आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू, अगर हम वैल्यूज से रिलेट करके देखते हैं। तो जो आपका टर्म है वैल्यू, वो डिराइव्ड होता है एक लैटिन वर्ड विच इज वेलेयर। वेलेयर का मतलब क्या होता है, टू बी स्ट्रॉन्ग। वैल्यू इज डिफाइंड एज एन enduring belief about the way things should be done or about the ends we desire। कि वैल्यू जो होती है आपकी कहीं ना कहीं ड्यूरिंग बिलीफ को डिफाइन करती है कि किस तरह से किसी भी आपका क्या एक्शन है, आप क्या डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि वैल्यू जो होता है डिफाइन करता है enduring belief about the way things should be done और about the ends we desire। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि वैल्यू जो होते हैं वो आपका बिलीफ होता है, आपको गाइड करता है कि किस तरह से डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेते हैं, क्या एक्शन आप फॉलो कर रहे हैं। इट इज समथिंग दैट वी होल्ड टू बी इंपॉर्टेंट एंड इट इन्फ्लुएंसेस द वे वी लिव अवर लाइफ, कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को ले रहे हैं, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं।
एंड द थर्ड वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो इन्होंने क्लियरली इनशिएट किया था, द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। देखिए इक्विटी नहीं था हमारे इसमें और ब्रदरहुड भी नहीं था, ब्रदरहुड की जगह था फ्रेटर्निटी, justice, liberty, equality, and fraternity, but not equity. The term fraternity, not brotherhood. Brotherhood नहीं था, fraternity था उसकी जगह, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट था पार्लियामेंट्री कमेटी इन फैब 1999 आइडेंटिफाई किए थे 5 कोर प्रिंसिपल, विच इज ट्रुथ, राइटियस कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। ये तीनों, ये सब चीजें पांचों की पांचों ठीक थी, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट था हमारा वैल्यूज कैन ओनली बी टॉट एट स्कूल लेवल। ये गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है वैल्यूज होते बच्चा अपने घर से सीखता है, अपने नेबरहुड से सीखता है, अपने वर्क प्लेस से सीखता है, अपनी कम्युनिटी से सीखता है, सिर्फ स्कूल लेवल पे ये चीजें नहीं सीखी जाती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बाकी सी आपका गलत है, क्योंकि ब्रदरहुड की जगह यहाँ पे फ्रेटर्निटी था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अगर हम देखते हैं तो आपका ए बी एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू माइकल स्पेंस 1973, 1973 में अकॉर्डिंग टू माइकल स्पेंस आपको बताने इनमें से कौन सा एजम्पशन जो सिग्नलिंग थ्योरी का है वो सही है। सिग्नलिंग थ्योरी किस चीज के बारे में बात करती थी? प्रोडक्टिविटी की बात करती थी, एम्प्लॉयर्स की बात करती थी, कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं सबका अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है, हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट होता है, उसी बेसिस पे उसका प्रोडक्टिविटी लेवल भी होता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। जो सिग्नलिंग थ्योरी थी वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच की है, कि आप कैसे स्टडी करते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो होती है आपको इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में अफेक्ट करती है। जो माइकल स्पेंसर थे 1973 में, इन्होंने डेवलप की थी सिग्नलिंग थ्योरी, कि किस तरह से एक वर्कर जो है अगर उसकी फर्म में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरह से सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, ये बेस्ड है सिग्नलिंग थ्योरी, बेस्ड एक आइडिया के ऊपर कि वर्कर्स किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं आपस में, एक दूसरे को कौन से सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं अपने फर्म को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। सिग्नल्स आर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सिग्नल्स हैं वो उनके बहुत ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल से को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका एजुकेशन है वो एक सिग्नल है किस चीज का? प्रोडक्टिविटी का, because it is correlated with the productivity. More productive workers are more likely to invest in education. जितने ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कर्स होंगे उतना ज्यादा उनकी विश होगी कि वो इन्वेस्ट करें एजुकेशन के ऊपर। जो अकॉर्डिंग टू माइकल स्पेंसर जिन्होंने एग्जाम्पशंस दिए थे आपको वो बताने थे उनमें से कौन से सही हैं। जो इन्होंने कहा था इंडिविजुअल्स जो होते हैं डिफर होते हैं प्रोडक्टिविटी में, बिल्कुल ठीक बात है। हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग पोटेंशियल होता है किसी भी काम को करने का, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी डिफरेंट होता है। प्रोडक्टिविटी इज फुल्ली पर्सन स्पेसिफिक, दैट मीन्स कि हर पर्सन का, जो अभी फर्स्ट एजम्पशन था हमारा, कहीं ना कहीं सेकंड एजम्पशन भी उसी चीज को रिलेट कर रहा है, कि जो प्रोडक्टिविटी होती है कहीं ना कहीं पर्सन स्पेसिफिक होती है। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इफेक्ट करती है बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स से। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंसान के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी इनेट एबिलिटी है किसी भी काम को करने की। कुछ लोग टास्क को अचीव करने में बिलीव करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लेजी होता है, नहीं कर पाते। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है, आपका मोटिवेशन होता है। दूसरा ही कि अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली भी अच्छी एजुकेटेड है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालती है। तो ये कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत मोर प्रोडक्टिव होते हैं अलग से, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, उनका मोटिवेशन, उनकी इनेट एबिलिटी, उनका क्या वर्क एथिक है काम करने का। स्कूलिंग लेवल्स कैन बी ऑब्जर्व विदाउट इनकरिंग अ कॉस्ट। जो स्कूलिंग लेवल्स है उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग अ कॉस्ट। दिस मीन्स, इस एजम्पशन से मतलब क्या था? जो स्कूलिंग लेवल्स जो होती हैं कहीं ना कहीं पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल हैज बाय लुकिंग एट द रिज्यूम और कंडक्टिंग अ बैकग्राउंड चेक। अगर आपको किसी का भी बैकग्राउंड चेक करना है तो आप बहुत इजीली उस बच्चे के एजुकेशन लेवल से वो सब चीजें चेक कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग अ कॉस्ट। तो अगर हम इसका अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका ए बी एंड डी ऑप्शन जो था वो आपका बिल्कुल सही है। अब प्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल इफेक्ट बाय स्कूलिंग, ये चीज इसमें गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सिग्नलिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं था। इंडिविजुअल्स डू नॉट नो देयर प्रोडक्टिविटी बट देयर एम्प्लॉयर्स डू। इंडिविजुअल्स तो अपनी प्रोडक्टिविटी जानते हैं, उसके बेसिस पे वो काम कर सकते हैं ना, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयर्स जानते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए सी और ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सो ए बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस। अगर हम एनईपी 2020 की बेसिस पे देखते हैं तो एनईपी 2020 ने क्या बात कही थी? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर्स की बात कही थी, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग की बात की थी, इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम ऑफ 4 years इनकी बात की गई थी, लेकिन इनकी बात नहीं की गई थी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं कही गई थी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स की बात नहीं थी। देखिए, ये जो नेप 2020 थी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, जिसमें इन्होंने टीचर्स की नेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की थी,
और इम्प्रूवमेंट की बात की थी कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की थी इन्होंने टीचर्स की कि विल सेट द मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड कॉम्पिटेंसीज जो रिक्वायरमेंट है टीचर्स की। और जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये बेस्ड होने चाहिए 6 डोमेन्स के बेसिस पे कि पीडागोजिकल कंटेंट नॉलेज कैसी है, स्किल्स कैसी है, असेसमेंट, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, स्टूडेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट किस तरह का है। इस बेसिस पे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर द टीचर्स रखा गया था। द स्टैंडर्ड्स विल बी यूज्ड टू असेस टीचर्स ड्यूरिंग देयर रिक्रूटमेंट, जब वो अप्लाई करते हैं, जब उनका रिक्रूटमेंट होता है, जब उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। और ये कहीं ना कहीं टीचर्स को प्रोवाइड करता है उनकी फीडबैक, जहां उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम है या कोई पार्ट उनका वीक है उसे वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू द प्रैक्टिस। अब नेशनल मिशन फॉर द मेंटरिंग, ये कहीं ना कहीं मैं आप समझ सकते हैं कि मेंटरिंग से क्या रीजन आता है। मेंटरिंग का मतलब द नेशनल मिशन फॉर द मेंटरिंग विल सपोर्ट न्यू एंड एक्सपीरियंस टीचर्स। क्या आप कोचिंग के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू उनके जो एक्सपीरियंस है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटर्स विल बी एक्सपीरियंस टीचर्स हु हैव सीन ट्रेन्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर मेंटीज। वो कहीं ना कहीं अपने मेंटीज को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस में हेल्प कर सकते हैं ताकि वो जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम कर सकें। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर, जो आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है 4 ईयर्स का, ये प्रोवाइड करता है नॉलेज एंड स्किल्स टीचर को ताकि वो क्लासरूम में इफेक्टिवली पढ़ा सकें। द प्रोग्राम विल कवर वेरियस टॉपिक्स। ये जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, including pedagogy, curriculum, assessment, child development. It will also allow students to practice their teaching skills in the real world settings, जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो बच्चे इफेक्टिवली क्लासरूम में टीचिंग कर सकें। एंड द नैप 2020 मेजर करता है improve the quality of teachers are ambitious and comprehensive। ये इम्प्लीमेंट किया गया इफेक्टिवली, दैट मीन्स कि जो आपका इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर बन सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो हमारा 20 A, C एंड D ऑप्शन है, A, C एंड E यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिस्ट्रीब्यूटिव फेज ऑफ काउंसलिंग फोकस अपॉन विच प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल। आपको बताना है जो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज होता है काउंसलिंग का वो किस तरह की प्रॉब्लम पर फोकस करता है इंडिविजुअल की। हमें पता है हमारे दो तरह के फेजेस होते हैं विच इज एडजस्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फेजेस ऑफ काउंसलिंग। तो आपका एडजस्टिव होता है सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम पे फोकस करता है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव फेज होता है वो एजुकेशनल, वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। ठीक है, ये आपका सोशल एंड इमोशनल पे करता है एडजस्टिव, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है वो करता है एजुकेशनल, वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल फेज पे। ये यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए द एडजस्टिव फेज ऑफ काउंसलिंग फोकस ऑन इमोशनल एंड द सोशल प्रॉब्लम्स। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव फेज है काउंसलिंग का वो एक वैल्यूएबल सोर्स इंडिविजुअल्स के लिए जो फेस करता है एजुकेशनल, वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, एंड इट कैन हेल्प देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर फ्यूचर। ये हेल्प करता है उनको कि वो एक डिसीजंस ले सके अपने फ्यूचर के बारे में और अपने स्किल्स को फाइंड आउट कर सके, क्या उनका इंटरेस्ट है, किस तरह की स्किल्स उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका B, C एंड E ऑप्शन है विच इज करेक्ट ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग दैट मींस पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग hypothesizes that the man is rational, self-centered, socialized, constructive या फिर forward moving। देखिए, अगर हम पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग की बात करते हैं दैट मींस रैशनल भी होगा, सोशलाइज्ड भी होगा, कंस्ट्रक्टिव भी होगा, फॉरवर्ड मूविंग होगा, बट सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा। जो आपकी क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग कहलाती है और ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है साइकोथेरेपी की जो डेवलप की थी कार्ल रोजर ने 1940 में। ये जो काउंसलिंग है ये बेस्ड एक बिलीफ पे कि पीपल जो होते हैं इनहेरेंटली गुड होते हैं। हर इंसान के अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक पोटेंशियल होता है खुद को ग्रो करने का, खुद को चेंज करने का। तो जो आपकी क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है उसका गोल क्या है कि किस तरह से अगर किसी क्लाइंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको हेल्प करें, वो अपनी जितनी भी उसकी क्वालिटीज है, जो भी उसके पोटेंशियल उसके बारे में वो अवेयर हो और वो डेवलप कर सके एक अच्छा कंसेप्ट अपने लिए। जो आपकी क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है हाइपोथेसाइज करती है कि जो मैन है वो रेशनल है। दैट मीन्स एक इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर एक कैपेसिटी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग की, रीजनिंग की। अगर सोशलाइज की बात हम करते हैं तो दैट मीन्स लोग जो होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट बनता है, एक सोसाइटी बनाते हैं, एक सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनको किस तरह से फॉलो करना है, ये सब चीजें उससे बिलोंग करती है। कंस्ट्रक्टिव, कि कहीं ना कहीं जो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है
कि इंसान के अंदर जो भी इनेट क्वालिटीज हैं, जो भी इनेट एबिलिटीज हैं, उसको डेवलप करने में काम करती है, कंस्ट्रक्ट करने में काम करती है, कि इंसान अपने बारे में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप होता है। फॉरवर्ड मूविंग के जो भी चीजें गुजरी हैं, उनको गुजरने के बाद आप लाइफ में आगे बढ़ जाएं, किसी के साथ कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ताकि आप मूव फॉरवर्ड हो जाएं, ग्रो करें और अपने पोटेंशियल के बेसिस पे ग्रो करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्योंकि आपके क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन इसमें इसी तरह के थे, ECD एंड ई, तो इसलिए आपके दोनों ऑप्शन यूजीसी ने सही बताए थे। सिर्फ इसमें सेल्फ सेंटर था, इसमें सिर्फ ACDE था, इसमें ACEE था, इसमें कोई सीरीज नहीं पूछी थी, सिस्टमैटिक नहीं पूछा था, तो इसलिए आपके दोनों ऑप्शन सही हो गए थे। तो ये था हमारा आज का लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट 6 होगा आपका। So thank you friends for your attention. Stay blessed, enjoy learning, and see you soon with the next video.